नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों कल के दिन बहुत ही एक बैड न्यूज आई है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आप सभी ने सुन ही लिया होगा, हमारे जो देश के सबसे बड़े सैन्यकर्मी थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उनका निधन हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में आप क्विज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसे वैक्स को चुना गया था। रोपवे सेवाओं को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना वाराणसी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को ये मनाया गया इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ओके, इसकी थीम रखी गई है इस बार एडवांस इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन ग्रोथ, यानी वैश्विक विमानन विकास के लिए एक उन्नत नवाचार। 1996 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में ऑफिशियल तरीके से इसकी घोषणा की थी। ओके, क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में दोस्तों नागरिकों को, आम नागरिकों को उड्डयन के बारे में समझाने के लिए, उड्डयन के विमानन के महत्व को पहचानने के लिए, साथ ही साथ विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ये जो भी विमानन का महत्व होता है उसको पहचानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में बात करें, जिसके द्वारा ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसकी स्थापना 1944 में ही हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, और अध्यक्ष हैं साल्वाटोर सियाचिटानो। कौन? साल्वाटोर सियाचिटानो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट डेज है इस महीने की, आप लोग इसको पढ़ करके रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, भारत और किस देश के बीच में इक्वेरिन 21 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में इक्वेरिन 21 नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। ये कहाँ पर हुआ है? ये मालदीव में ही हुआ है। मालदीव में दोस्तों एक जगह है कद्दू द्वीप, वहीं पर यह आयोजित हुआ। 11वां इस बार का संस्करण था। ठीक है, इक्वेरिन का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड। ठीक है, ये धिवेही भाषा में होता है। धिवेही भाषा कौन सी है? धिवेही भाषा दोस्तों एक इंडो आर्यन भाषा है। ये मोस्टली भारत में आप देखेंगे तो इधर लक्षद्वीप साइड में और मालदीव साइड में यहाँ पर बोला जाता है ये ज़्यादा मात्रा में। तो उसका मतलब मित्र होता है, फ्रेंड होता है, और उसी को इक्वेरिन कहा जाता है, जिस नाम से ये सैन्य अभ्यास है। क्लियर? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों देशों के बीच में एक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ। नाम था उसका दोस्ती। क्या नाम था? दोस्ती। और दोस्ती से ही रिलेटेड, मित्र से ही रिलेटेड एक और बताया था मैंने आपको, मित्र शक्ति। क्या? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। और एक मैंने आपको बताया था मित्र शक्ति से ही मिलता जुलता, नाम से ही मिलता जुलता, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो इस प्रकार से भी आप सैन्य अभ्यास याद कर सकते हो। अभी कल ही मैंने आपको सैन्य अभ्यास पर वीडियो दी हुई है, जिसमें हमने देशवार, कंट्री वाइज कवर किया हुआ है कि कौन कौन से देश के बीच में साल भर में कौन कौन सा अभ्यास हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा। चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए, अभी रिसेंट में ही अपलोड हुई है। अगला देखते हैं, अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों भारत। भारत अरब देशों का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, यानी फूड सप्लायर बन गया है। अरब कंट्रीज में भारत की फूड सप्लाई सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। इसने ब्राज़ील को पीछे कर दिया है। अभी 2020 में एक डाटा आया जिसमें बताया गया कि 22 अरब लीग सदस्य देश जो हैं वहाँ पर टोटल जितने आयात किए गए, टोटल जितना इंपोर्ट किया गया, कृषि व्यवसाय जो हुआ, एग्रीकल्चर उत्पाद जो हुआ,
उनमें ब्राजील का हिस्सा 8.15% था और भारत का हिस्सा 8.25% था। ठीक है, 100% में 8.25% बहुत बड़ी बात होती है 22 देशों में। ठीक है, तो ये डेटा जारी किया है अरब ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो अब भारत 15 वर्षों में पहली बार लीग ऑफ अरब स्टेट्स में खाद्य निर्यात में टॉप पर आ गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित हो चुका है दोस्तों। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर माउजो को। किसे? दामोदर माउजो को। देखिए 2020 और 2021 एक साथ घोषणा हुई है, तो दो लोगों को एक साथ दिया गया है, लेकिन एक को दिया गया है 2021 के लिए, एक को दिया गया है 2020 के लिए। तो यहाँ पर नीलमणि फुकन को दिया गया है 2020 के लिए और दामोदर माउजो को दिया गया है दोस्तों 2021 के लिए। तो मिला तो एक ही साथ है, लेकिन दोनों को अलग अलग वर्ष के लिए दिया गया है। दोनों को देख लीजिए यहाँ पर इमेज में। ठीक है, असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन, इनको 2020 के लिए मिला है, और कोंकणी लेखक हैं दामोदर माउजो, जिनको 2021 के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र का। दामोदर माउजो 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं, जबकि नीलमणि फुकन जो हैं ये पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों से सम्मानित हैं। क्लियर? अच्छा, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार आया है तो कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1961 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी पूछा जाता है। शांति प्रसाद जैन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, पहले विजेता कौन थे? तो पहले विजेता आप बताएंगे जी शंकर कुरूप। कौन? जी शंकर कुरूप। अच्छा, पहली महिला विजेता कौन थी? तो आप बताएंगे आशा पूर्णा देवी। कौन? आशा पूर्णा देवी। और ये भी पूछा जाता है कि पहले हिंदी के विजेता कौन थे? तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था दोस्तों किसे? सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए। अच्छा, आप लोग कमेंट करोगे तो आज ज्ञानपीठ अवार्ड पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन मिला है, किसे मिला, कब शुरुआत हुई और कितनी बार कैसे मिला, सब कुछ उसमें कवर अप हो जाएगा। कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वो बीजिंग का जो शीतकालीन ओलंपिक है, जो विंटर ओलंपिक है बीजिंग में जो होने वाला है 2022 में, उसका डिप्लोमेटिक बैकआउट करेंगे। कौन? जो बाइडेन करेंगे, चाइना का। चाइना में होने वाला है बीजिंग में ना 2022 में ये शीतकालीन ओलंपिक, तो इसका बहिष्कार करेंगे जो बाइडेन। इसके पीछे इन्होंने रीजन भी बताए हैं, कई सारे रीजन बताए हैं, जैसे ताइवान और तिब्बत में स्थिति क्या है, चाइना जो है ये विस्तारवाद की नीति अपनाता है, हांगकांग में जो कार्यवाही करता है तानाशाह वाली, इसके अलावा झिंजियांग में अल्पसंख्यक जो उइगर मुस्लिम हैं उन पर जो अत्याचार करता है। इन सभी कारणों की वजह से अमेरिका ने घोषणा की है कि यहाँ पर चाइना को जो है इस पर चाइना को एक देश की तरह मानना ही नहीं चाहिए, एक तानाशाह देश है, तो इसको हम लोग बाइकआउट करते हैं। यहाँ पर मानव अधिकारों का हनन होता है, उस पर अत्याचार होता है। ठीक है, तो इसको नाम दिया है इसने राजनयिक बहिष्कार या कहें डिप्लोमेटिक बाइकआउट। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिप्लोमेटिक बाइकआउट की घोषणा किसने की? अमेरिका ने की है। हालांकि बहुत सारे देश तो बाइकआउट कर रहे हैं, इंडिया ने ऑफिशियली ये कह दिया था कि वो बाइकआउट नहीं करेगा। फिलहाल स्थिति अभी भी चेंज हो सकती है, हो सकता है इंडिया अभी भी बाइकआउट कर दे आगे चल करके। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अमेरिका जो है ये अमेरिकी एथलीटों को मना नहीं कर रहा है कि आप भाग ना लो, आप भाग ले सकते हो। बस जैसे रसिया लेता है ना, रसिया पर आपको याद होगा ओलंपिक ने बैन लगाया था 4 वर्ष के लिए, लेकिन रसिया क्या करता है? रसिया दोस्तों वहाँ पर अपने एथलीटों को एक फेडरेशन के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रसिया देश के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया। ऐसे ओलंपिक में हुआ, टोक्यो ओलंपिक में, ऐसे पैरालंपिक में हुआ। तो रसिया के क्या मेडल नहीं आए? क्या उसके खिलाड़ी खेले नहीं? खेले, बिल्कुल खेले। वो रसियन फेडरेशन के नाम से गया, एंट्री मारा और जीता, मेडल भी बहुत सारे जीते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अमेरिका ने भी कहा है अगर किसी खिलाड़ी को खेलना है फेडरेशन के नाम से जा सकता है, लेकिन देश के रूप में वो जो राजनयिक रूप में होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सभी नहीं जाएंगे। ठीक है, 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं। अब ये विंटर ओलंपिक आया है बीजिंग वाला, तो इसके बारे में
तो इसने अपना मस्कट भी चुना है दोस्तों। इसने शीतकालीन ओलंपिक के लिए और शीतकालीन पैरालंपिक के लिए, दोनों के लिए मस्कट लॉन्च किया था। तो जो ओलंपिक का, जो विंटर ओलंपिक था, उसका मस्कट है दोस्तों बिंग ड्वेन ड्वेन। कौन? बिंग ड्वेन ड्वेन, बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है, ड्वेन ड्वेन। इसके अलावा इसने जो शीतकालीन पैरालंपिक के लिए जो मोटो लॉन्च किया था, मस्कट लॉन्च किया था, वो था सुई रॉन रॉन। कौन? सुई रॉन रॉन, सुई रॉन रॉन, ठीक है। ये था इसका मस्कट, किसके लिए? पैरालंपिक के लिए। इसके अलावा इसने ऑफिशियल मोटो भी अपना जारी किया। इसका मोटो था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। ये इसका मोटो था शीतकालीन ओलंपिक। तो ये सभी जारी किया है किसने? चाइना ने। पिछला वाला कहां पर खेला गया था? तो पिछला वाला दोस्तों कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? वो हुआ था प्योंगचैंग में। कहां पर? प्योंगचैंग में, दक्षिण कोरिया में। अगला वाला जो होगा वो इटली में होगा। आयोजन कौन सा कब हो रहा है, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, तो अभी उसको भी आप देख सकते हो, वो भी अभी रिसेंट में ही अपलोड हुई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आप सब जानते हो, भारतीय क्रिकेट टीम के ये तेज गेंदबाज हैं। इनको यूनिक्स का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। यूनिक्स दोस्तों भारत में एक मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड है, जो चार्जर, ईयरफोन, डेटा केबल वगैरह, वायरलेस स्पीकर, ब्लूटूथ वगैरह बनाया करती है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को। ये अभी इसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया रविंद्र जडेजा को भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक प्रोडक्ट का। किसका? किनारा कैपिटल का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम को शुरू किया? तो अभी हाल ही में सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ने शुरू किया है सी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या होता है? इसके तहत दोस्तों, इसके तहत सभी स्तर पर जितनी भी महिला प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम पंचायतों में हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, सभी को, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है महिला, उन सब को ये प्रमोट किया जाएगा ये कह करके कि आप और महिलाओं को इनकरेज कर सकती हो, चेंजेस ला सकती हो महिलाओं के लिए, ठीक है, महिला विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इसके लिए सीजे चेंज मेकर नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे जो महिलाएं हैं वो कम से कम वो महिलाओं की दशा और व्यवस्था सुधार सके। तो थाड़े महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया, 7 दिसंबर 2021 से शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, जिसकी चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी। अगला, अच्छा, नवंबर मंथ की ई बुक आ चुकी है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लॉन्च हो चुकी है। इंग्लिश में जिन बच्चों ने नहीं लिया था ले लीजिए, लॉन्च हो गई है, एप्लीकेशन पर आ गई है, ठीक है। हिंदी वाली भी आ गई है। शानदार ई बुक होती है, डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर होता है। एंड में आपको 140 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, जिससे आप प्रैक्टिस भी सॉल्व कर सको। और डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर तो होता ही है। अपडेटेड ई बुक ब्रह्मास्त्र भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में भारत में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम को शुरू किसने किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है भारत में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। ये एक यूनिक तरीके का एक साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। इसका टारगेट है, लक्ष्य है कि 2022 तक 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट को स्किलफुल बनाना, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम है ये, 7 दिसंबर से ये शुरू किया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे शुरू किया है, ओके, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। बिल गेट्स इसकी स्थापना किए थे और सत्या नडेला जी वर्तमान में इसके सीईओ हैं, ओके। अच्छा, सीईओ देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। इसके अलावा अरविंद कृष्णा जी किसके हैं? आईबीएम के हैं सीईओ। इसके अलावा गूगल के सुंदर पिचाई हैं। इसके अलावा ट्विटर के अभी पराग अग्रवाल बनाए गए हैं, ठीक है। ये सभी नाम आप देख रहे हो, ये कौन से नाम हैं? ये भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतीय टैलेंट है जो जाकर अमेरिका में रह गया। इंडिया में होते तो इंडिया में अपना स्टार्टअप शुरू करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनटेक इन्फिनिटी फोरम का पर थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम का एक थॉट लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया जा रहा है दोस्तों गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के द्वारा।
इसके सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण या जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका पहला जो संस्करण था उसमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश थे। इस बार की थीम रखी गई है बियॉन्ड। क्या है? बियॉन्ड। थीम छोटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला, किस देश ने डेविस कप टूर्नामेंट 2021 जीता? तो रसिया ने दोस्तों क्रोएशिया को हरा करके डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। रसिया ने जीत लिया है डेविस कप। बहुत इंपॉर्टेंट कप होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, रसिया में दोस्तों मुझे याद आ रहा है मॉस्को में हुआ था, रसिया के मॉस्को में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। ठीक है, तो क्रोएशिया वहां पर भी हारा था और क्रोएशिया यहाँ डेविस कप हार गया। हालांकि डेविस कप टेनिस से संबंधित है और फीफा वर्ल्ड कप आप जानते हो फुटबॉल का है। ठीक है, लेकिन याद आप कर सकते हो कि दोनों में उपविजेता कौन था? क्रोएशिया। इसे रसिया ने जीता हुआ है। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव का नाम आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूएस ओपन जीता हुआ है। अभी यूएस ओपन क्या होता है? ग्रैंड स्लैम होता है, चौथा ग्रैंड स्लैम होता है साल का, तो इन्होंने जीता था और इन्होंने ही यहाँ पर बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया, अपना 2-1 से बढ़त बनाई और उसके बाद जीत हासिल हुआ। ठीक है, ये टीम एक जीत होता है लेकिन इसमें कई खिलाड़ियों की जीत निर्भर करती है। अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? आंद्रेई रुबलेव को। किसे? आंद्रेई रुबलेव को चुना गया है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये भी पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि रसिया जो है दोस्तों, ये रसियन टेनिस फेडरेशन के रूप में या रसियन फेडरेशन के रूप में रिप्रेजेंट करता है अपने खिलाड़ियों को, रसिया देश के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों डोपिंग निलंबन चल रहा है, डोपिंग की वजह से इसको एक प्रकार से निलंबित कर दिया गया है रसिया देश को, पूरी कंट्री को। ठीक है, तो इस वजह से ये फेडरेशन के रूप में अपने खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करवाता है। अगला देखते हैं, भारत के पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था दोस्तों जनरल विपिन रावत। इस न्यूज़ के बारे में तो आपने कल जरूर सुना ही होगा दोस्तों। भारत को बहुत बड़ी क्षति हुई है और भारत का समझ लीजिए सेना का राष्ट्रपति कह सकते हैं हम लोग। जैसे एक भारत में भारत का राष्ट्रपति होता है, सबसे बड़ा पद होता है, ऐसे ही सेना में जो सबसे बड़ा पद होता है तीनों सेनाओं का मिला करके, वो पद था सीडीएस का। और पहले सीडीएस थे भारत के जनरल विपिन रावत जी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो पूरी की पूरी एमजेटी फैमिली की तरफ से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि। इन्होंने दोस्तों 43 सालों तक 43 ईयर्स तक भारतीय सेना में अपना योगदान दिया और तब इस पद पर पहुंचे थे। ये सीडीएस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में तीनों सेनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये पद बनाया गया था। देखिए होता क्या था कि भारत का राष्ट्रपति होता तो है सर्वोच्च कमांडर, लेकिन राष्ट्रपति को एक्चुअली में सेना के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो कभी तीनों सेनाओं के बीच में तीनों सेनाओं को एक साथ यूज करना होता था, तो फिर ये पता नहीं लग पाता था कि कैसे तीनों में आपस में सामंजस्य बैठाया जा सके, कैसे तीनों को आपस में ऑपरेट किया जा सके। तो इसके लिए एक नया पद सृजित किया गया सीडीएस का, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, क्योंकि राष्ट्रपति तो उतने हिसाब से नहीं मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो तो क्योंकि एक समझ लीजिए राजा का पद होता है, तो उनको उतना पता नहीं होता है। किसी सेना अधिकारी को ही ये पता हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इस वजह से सीडीएस का पद लाया गया और सीडीएस का पद यही काम था इसका, सीडीएस का, कि वो तीनों सेनाओं को आपस में सामंजस्य स्थापित करके एक साथ यूज कर सके, जहाँ कहीं पर भी अगर यूज करना हो। और जनरल बिपिन रावत जी समझ लीजिए कि इनके मुकाबले कोई नहीं था इस पद के लिए, इन्हीं के लिए समझ लीजिए एक प्रकार से बना हुआ था। लेकिन कल यानी 8 दिसंबर को दोस्तों एक बहुत ही बुरा दिन रहा भारतीय इतिहास में। कुन्नूर के पास तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17, रशियन मेड हेलीकॉप्टर था। कई देशों ने इसे लिया है, 60 से ज़्यादा देश इसे यूज करते हैं और कई बार ये क्रैश भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि इतने ज़्यादा देश यूज कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज की जा रही है, तो इसलिए क्रैश होने की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा यूजेज है तो ज़्यादा क्रैश होने की भी संख्या होगी और किसी के मुकाबले। तो MI-17 था, रशियन मेड ये हेलीकॉप्टर था, चॉपर था, बहुत ही VIP था। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो अभी अगले 10 सालों तक किसी और हेलीकॉप्टर में नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी, तभी तो इतने बड़े पद को ये लेकर के जा रहा था, लेकिन फिर भी क्रैश, दुर्घटना, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो MI-17 हेलीकॉप्टर में इसमें जनरल बिपिन रावत जी अपनी पत्नी के साथ और 12 और सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूद थे।
एक की अभी पुष्टि हुई है कि एक सैन्य अधिकारी की अभी इलाज चल रहा है, ठीक है। बाकी 13 की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये सभी देशवासियों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है दोस्तों। इसी क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जनरल बिपिन रावत जी के बारे में एक दो लाइन तो आप लोग जरूर कमेंट करके लिखिएगा। यहाँ पर देखिए इनको कौन कौन से मेडल मिले हुए थे, इनको देख लीजिए आप लोग। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, बहुत सारे मेडल मिले हुए थे। आज अगर दिन में हो सकेगा तो इन पर एक श्रद्धांजलि वीडियो भी आएगी, जिनमें इनके जितने भी अचीवमेंट रहे हैं देश के लिए, इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो आई थिंक एक वीडियो डेडिकेटेड होनी ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो वीडियो जरूर लाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। जाते जाते इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करते जाइए। FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, यहाँ पर डेली आपको वन लाइनर भेजा जाता है। वन लाइनर के रूप में आप क्विकली रिविजन कर सकते हो 1 मिनट में एक दिन के करंट अफेयर का। इसके अलावा आप डिटेल अगर चाहते हो, क्विज और PDF वगैरह, तो आप MZT ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।